हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने बाबर कालीन कला को पढ़ा था, तो आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते आज हम हुमायूं कालीन कला को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं कौन थे? हुमायूं बाबर के पुत्र थे। आप जानते ही होंगे कि हुमायूं किसके पुत्र थे, तो ये बाबर के पुत्र थे। बाबर के पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? तो उनके 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र थे। कौन कौन था? तो सबसे बड़े जो थे वो हुमायूं थे। हुमायूं, कामरान, और कौन था? अस्करी और हिंदाल। तो बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं हो गए, कामरान हो गए, अस्करी हो गए और हिंदाल। हुमायूं सबसे बड़े थे, इसीलिए इनके उत्तराधिकारी कौन बने थे बाबर के? हुमायूं बने थे। ठीक है, अब हुमायूं के शासनकाल की बात देखेंगे कि इनके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक है। तो हुमायूं का टाइम पीरियड है 1530 से लेकर 1556। 1530 से लेकर 1556 जो 2 भागों में विभाजित है, यानी 1530 से लेकर 1540। और नेक्स्ट है इनका 1555 से लेकर 1556 तक। यह वह इनका काल है जिसमें इन्होंने शासन किया था। और इसके बीच का जो काल है उसे क्या कहा जाता है? प्रवास काल कहा जाता है। यानी 15 वर्षों तक ये क्या रहे थे? प्रवास काल में रहे थे, यानी इन्होंने कोई शासन नहीं किया था। ये अपने गद्दी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, तो 15 वर्षों तक। चलिए, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके पूरे नाम की। तो हुमायूं का पूरे नाम की अगर बात करें तो इनका पूरा नाम था नासिर उद्दीन मोहम्मद। ठीक है, क्या था? नासिर उद्दीन मोहम्मद था। इनका पूरा नाम था नासिर उद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में। 6 मार्च 1508 को। और कहाँ पर? तो काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अब बात करेंगे इनकी पत्नी की। तो इनकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, जिन्हें हम किस नाम से और जानते हैं? हाजी बेगम के नाम से और जानते हैं। ठीक है, तो इनकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। और इनको हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं। किससे? हाजी बेगम से। नेक्स्ट है अब इनकी बहन देखेंगे। तो इनकी बहन कौन थी? इनकी बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन कौन थी? गुलबदन बेगम, जिन्होंने इनका जीवनी लिखी है। कौन सी? हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम। और किसके कहने पर लिखी थी? अकबर के कहने पर इन्होंने उनकी जीवनी लिखी थी। और नेक्स्ट है अब बात करेंगे कि इनके पिता कौन थे। तो हुमायूं के पिता आप जानते हैं कौन थे? बाबर थे। यानी हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे। बाबर। इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता थी माहम बेगम। माता कौन थी? माहम बेगम। माहम बेगम। ठीक है, तो ये इनकी हो गई माता माहम बेगम। आपको इसीलिए लिख के पढ़ा रही हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ लिखें और आपको इजीली लर्न भी होता जाए लिखते लिखते ही। ठीक है, तो ये देख लेंगे इनका पूरा नाम क्या था? नासिर उद्दीन मोहम्मद। किसका? हुमायूं का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ था। और कहाँ पर? काबुल, अफगानिस्तान में हुआ था। इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी हमीदा बानो बेगम या फिर हाजी बेगम। ये किसकी माँ थी? ये अकबर की माँ थी। अकबर की। ठीक है, अकबर की माँ है हमीदा बानो बेगम। ठीक है,
बहन कौन है इनकी? गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम है, जिन्होंने किसकी रचना की है? हुमायूं नामा की रचना की है। हुमायूं नामा की रचना की है किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। ठीक है। इनके पिता कौन है? इनके पिता बाबर हैं और इनकी माता कौन है? माहम बेगम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हुमायूं का प्रतिद्वंदी शासक कौन था। तो अगर इनके प्रतिद्वंदी शासक की बात करें तो वह थे शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी थे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हम हुमायूं का अर्थ देखें, यानी हुमायूं जो नाम है उसका अर्थ क्या है, तो हुमायूं का अर्थ है भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली होता है। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। भाग्यशाली होता है। ठीक है। अब हम इनकी मृत्यु की बात करें, वो अगर हुमायूं की, तो इनकी मृत्यु हुई थी कब? इनकी मृत्यु हुई थी 1556 में। 1556 में। और कहाँ पर हुई थी? तो इन्होंने शेरमंडल पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिर गए थे। जो इन्होंने शेरमंडल पुस्तकालय बनवाया था उसकी सीढ़ियों से ये गिर गए थे। शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उनसे गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब थोड़ा देखेंगे, इतिहासकार लेन पुल थे। कौन थे? इतिहासकार लेन पुल। उन्होंने कहा है कि हुमायूं के बारे में उन्होंने कहा है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरकर मर गया। ठीक है। तो इतिहासकार लेन पुल ने क्या कहा है? किसने? इतिहासकार लेन पुल ने किसके बारे में? हुमायूं के बारे में कहा है। क्योंकि हुमायूं के नाम का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। मगर ऐसा हुमायूं के साथ नहीं था। ठीक है। हुमायूं क्या था? वह लगातार अपने जीवन में संघर्ष करता रहा था। मतलब उसने आजीवन अपने जीवन में सिर्फ संघर्ष ही किया था। ठीक है। तो इतिहासकार लेनपुल कहते हैं कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरकर मर गया। किससे? सीढ़ियों से गिरकर मर गया। आपने देखा ये कहाँ से गिर के मर गए थे? शेरमंडल जो इन्होंने पुस्तकालय बनवाया था उसकी सीढ़ियों से गिर गए थे। ठीक है। तो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरकर मर गया। ऐसा किसने कहा है? तो इतिहासकार लेनपुल ने कहा है। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में कहा है। ठीक है। तो ये कौन हो गया? इतिहासकार लेनपुल। आप ये याद रखेंगे। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु 1556 में हुई है। और कहाँ पर? शेरमंडल पुस्तकालय की ये सीढ़ियों से गिर गए थे। ठीक। हुमायूं का अर्थ अगर पूछा जाएगा तो क्या होता है? भाग्यशाली। मगर ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली निकले। इनके साथ मतलब इन्होंने जीवन भर अपनी गद्दी के लिए संघर्ष किया है। ठीक है। प्रतिद्वंदी कौन था? तो शेरशाह सूरी। माता कौन थी? माहम बेगम। पिता बाबर। अब हम देखेंगे कि मैंने आपको यहाँ प्रतिद्वंदी क्यों लिखवाया, शेरशाह सूरी। ठीक है। तो अब इनके बारे में देखेंगे थोड़ा सा कि अकबर ने निर्वासन काल बताया था। कब से कब तक? 40 से लेकर 55 तक। ठीक है। तो इनके निर्वासन काल कौन सा था, या जिसे हम प्रवास काल बोलते हैं, निर्वासन काल जो इनका था 1540 से लेकर 1555 तक, यानी लगभग 15 वर्ष तक। ठीक है। कितना? 15 वर्षों तक रहा था इनका। ठीक है। तो ये हो गया 15 वर्ष। अब इन 15 वर्षों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। तो कन्नौज का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1540 में। कब? 1540 में। सबसे पहले इसी को देखेंगे कि कन्नौज का युद्ध। ठीक है।
तो कन्नौज का युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध होता है। और ये किन किन के बीच होता है? तो कन्नौज का युद्ध होता है इसके बीच, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, ठीक है, शेरशाह सूरी के मध्य। और ये युद्ध हुआ कब था? तो ये युद्ध होता है 1540 में। कब होता है? तो ये युद्ध होता है 1540 में होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। और जिसमें हुमायूं क्या होते हैं, इसमें हुमायूं पराजित हो जाते हैं, ठीक है, हुमायूं क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं, जिसके कारण ये 15 वर्षों के लिए कहाँ चले जाते हैं? अमरकोट होते हुए अफगानिस्तान चले गए। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले कि पराजय के कारण ये कहाँ चले जाते हैं? 15 वर्ष। और पराजय के कारण ये लाहौर होते हुए, कहाँ पर? लाहौर होते हुए कहाँ चले गए? लाहौर होते हुए अमरकोट चले गए, अमरकोट। वहाँ के राजा कौन थे? राणा बीरसाल थे। उनके यहाँ पर ये इन्होंने शरण ली, ठीक है। राणा कौन थे? राणा बीरसाल के यहाँ इन्होंने शरण ली, राणा 20 साल के यहाँ पर ये शरण लेते हैं। यहाँ शरण लेते हैं, ठीक। ये नेक्स्ट अगर बात करें तो 15 अक्टूबर सन 1542 में, कब? 15 अक्टूबर सन 1942 को यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अकबर का जन्म होता है। किसका? अकबर का जन्म होता है। अकबर का जन्म हो जाता है कहाँ पर? यहाँ पर राणा 20 साल के यहाँ पर अकबर का जन्म, यानी सिंध में ही, अमरकोट में ही, ठीक है, अकबर का जन्म होता है, ठीक है, इसी बीच ये इनके प्रवास काल के दौरान, ठीक है। फिर बात करते हैं, फिर उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? ये ईरान चले जाते हैं, ठीक है। तो ईरान के राजा कौन है? शाह तमास हैं, ठीक है। तो ईरान के राजा कौन है? शाह तमास है। कौन है? शाह तमास के दरबार में पहुंचते हैं, ठीक है। ईरान के राजा कौन है? शाह तमास। ये इनको क्या करते हैं? ये हुमायूं को सैन्य बल प्रदान करते हैं, यानी इन्हें अपनी सेना प्रदान करते हैं, ठीक है। और ये कितने वर्षों तक? ये 1540 से लेकर 1545 तक ये क्या करते हैं? लगातार संघर्ष करते रहते हैं, ठीक, लगातार संघर्ष करते हैं। और फिर इनका किस पे अधिकार हो जाता है? इनका काबुल पे अधिकार हो जाता है। काबुल पर इनका क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। कब? 1545 में काबुल पर अधिकार हो गया इनका, ठीक है। फिर इन्होंने किस पे काबुल पर अधिकार इनका हुआ? 1545 में। और उसके बाद ये किस पर अधिकार कर लेते हैं? कांधार पर भी अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, कांधार पर अधिकार कर लेते हैं ये। तो अब इनके पास क्या हो गया? काबुल भी आ गया और कांधार भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद 1555 में हुमायूं किससे मिलते हैं? बहराम खां की सहायता से। 1555 में हुमायूं किसकी सहायता से? हुमायूं बहराम खां की सहायता से, क्या करते हैं? ये दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। की सहायता से ये किसके? दिल्ली पर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ? इनको अपना राज्य प्राप्त हो गया, यानी फिर 1555 में इन्हें अपना राज्य प्राप्त हो जाता है। उसके पश्चात क्या होता है? 1555 से इन्हें अपना राज्य कब प्राप्त होता है? तो 1555 में कौन से? 1555 में इन्हें जुलाई में अपना राज्य प्राप्त होता है, ठीक है। और उसके बाद 1556 तक ये शासन करते हैं। कब तक?
यानी 1556 तक शासन करते हैं। और कब तक? जनवरी तक, ठीक है। और यानी कुल 6 माह से ही सिर्फ ये शासन कर पाते हैं, यानी 6 माह तक ही अपना शासन कर पाते हैं बस, और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। तभी इतिहास का लेनपुल कहता है कि इतिहास में इतना कोई दुर्भाग्यशाली शासक नहीं है जो वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हुमायूं के बारे में। अब देखेंगे हुमायूं का चित्रकला से संबंधित जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ईरान जब हुमायूं कहाँ जा रहे थे, ईरान जा रहे थे, उस समय हुमायूं जब एक खेमे में बैठे हुए थे तो उनके ऊपर आकर एक कबूतर बैठ जाता है। तो हुमायूं क्या करते हैं, उसके पंख काट देते हैं और उसके साथ अपना चित्र बनवाते हैं। तो ये जो चित्र है वो मुगल शैली में सर्वप्रथम पक्षी चित्रण माना जाता है। तो चलिए इसको देख लेंगे। तो अब चित्र, और इससे पहले ये जानेंगे कि हुमायूं का कला प्रेम देखते हैं, ठीक। तो यही देख लेते हैं। तो हुमायूं का जो चित्रकला संबंध है वह देख रहे हैं, ठीक। तो पहला है ईरान जाते समय, कहाँ पर? ईरान जाते समय हुमायूं के खेमे में, यानी ये खेमे में बैठे हुए थे और तभी क्या होता है कि एक कबूतर इनके खेमे में आकर बैठ जाता है। एक कबूतर आ बैठा, ठीक है, जिसके पंख काट दिए इन्होंने, जिसके पंख काटकर इसने क्या किया? चित्र बनवाया था। किसने? हुमायूं ने, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये मुगल शैली का में सर्वप्रथम पक्षी चित्रण था, ठीक है। और ये कबूतर कैसा था? सफ़ेद कबूतर था, ठीक है। तो सफ़ेद कबूतर या फाख्ता का चित्रण के मुगल शैली में सर्वप्रथम किसने करवाया? तो हुमायूं ने करवाया था, ठीक है। तो सब लिख लेंगे। मुगल शैली में सबसे पहले सुंदर पक्षी का चित्रण तो पक्षी कौन सा था? सफ़ेद कबूतर था, या फिर कह सकते हैं सफ़ेद फाख्ता। कबूतर क्या बोलते हैं? फाख्ता, ठीक है, सफ़ेद फाख्ता। इसका चित्र किसने कराया था? तो हुमायूं ने करवाया था, ठीक है। सबसे पहले सुंदर पक्षी का चित्र किसने कराया था? हुमायूं ने करवाया था। और वह कौन था? सफ़ेद कबूतर था या फिर सफ़ेद फाख्ता कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इनके चित्रकारों को देखेंगे। तो प्रवास काल के दौरान जब ये ईरान में किससे मिले थे? ईरान में ये 2 चित्रकारों से मिले थे, ठीक है। तो अब ये देख लेंगे इनके प्रवास काल के दौरान ईरान में 2 चित्रकारों से मिले थे। ईरान में ये किनसे? 2 चित्रकारों से मिले थे। और वह कौन थे? वह थे, सबसे पहले थे आपके मीर सैयद अली। कौन थे? मीर सैयद अली। दोनों चित्रकार के बारे में हम यहीं पर देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। कौन थे? एक थे मीर सैयद अली, ठीक है। और दूसरे कौन से थे? अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, अब्दुल समद सिराजी। तो ये इनके पूरे नाम है। सिराजी इनकी उपाधियाँ थी, ठीक है, ये उपाधि थी इनकी। और इनकी उपाधि क्या थी? जुदाई, ठीक है, जुदाई इनकी उपाधि थी। और मैंने आपको भीजाज पढ़ाए थे कब? बाबर के टाइम पर। बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें 2 चित्रकार बताए थे। कौन कौन से थे? भीजाज थे और शाह मुजफ्फर थे। तो भीजाज जो है वह कौन थे? इनके गुरु थे इन दोनों के। तो ये क्या है? ये भीजाज के शिष्य हैं दोनों। कौन?
मीर सैयद अली और साहब अब्दुल समद सिराजी, ठीक है। तो ये बिहजाद के शिष्य हैं, यानी बिहजाद जो खुद थे वो किसके शासनकाल में थे, आपके बाबर के शासनकाल में थे, और बिहजाद के जो शिष्य हैं वो किसके शासनकाल में है, हुमायूं के शासनकाल में है, ठीक है। अब देखते हैं ये किन किन चीज़ों में माहिर थे। तो मीर सैयद अली, ठीक है, ये किस में माहिर थे, ये ग्राम्य चित्रण में माहिर थे। किसमें, ग्राम्य चित्रण में माहिर थे, यानी ग्राम्य चित्रण अच्छा करते थे। और इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो इनको उपाधि नादिर उल असर की प्राप्त थी। किसकी, नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त थी, याद रखेंगे आप, ठीक है। नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त थी। अब अब्दुल समद सिराजी, ये किस में माहिर थे, तो ये पशु चित्रण में पारंगत थे, ठीक है। किसमें, पशु के चित्रण में पारंगत थे। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। और ये इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कौन सी, सीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था, सीरी कलम, ठीक है। आई होप आपको इतने पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। और ये इन ग्रंथों को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इनका जो चित्रण है वो किसने किया है, इन दोनों चित्रकारों ने ही किया है, ठीक। तो हुमायूं कालीन प्रमुख ग्रंथ, हुमायूं कालीन प्रमुख ग्रंथ, ठीक है। तो इनका पहला ग्रंथ है, आप सभी को पता होगा, हमजा नामा। कौन सा है, हमजा नामा। और हमजा नामा की जो शुरुआत थी वह हुमायूं के काल में हुई थी, मगर इसको जो पूर्ण कराया था वो किसने कराया था, अकबर ने पूर्ण कराया था, ठीक है। तो यानी अकबर के शासनकाल में ये पूर्ण हुआ था। दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक है, दास्तान ए हमजा। और इस पुस्तक के बारे में हम पूरा डिटेल में अकबर की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नादिर उल मुल्क, ठीक है, जिसे हम हुमायूं शाही के नाम से जानते हैं, नादिर उल मुल्क, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हुमायूं शाही के नाम से जानते हैं। इसका चित्रण भी इन्हीं दोनों चित्रकारों ने किया था। किसने, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी ने। नेक्स्ट है मासिर उल उमरा, मासिर उल उमरा या फिर नासिर, नादिर भी कहीं पर मिलता है, ठीक है, मासिर उल उमरा, ठीक है, या फिर कहीं पर नादिर भी मिलता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इन सभी पुस्तकों का चित्रण किसने किया है, तो इनका सबका चित्रण किसने किया है, चित्रकारों ने, ठीक है। कौन कौन, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी ने, ठीक है। तो ये हो गया हुमायूं कालीन प्रमुख ग्रंथ जिनको चित्रित किया था इन्हीं दोनों कलाकारों ने, ठीक। और देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट, इन्होंने और क्या चित्रित किया है, इन्होंने पोलो खेल को चित्रित किया है। किसने, इन्हीं दोनों चित्रकारों ने, यानी मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी ने। और किस पर चित्रित किया है, चावल के एक दाने पर चित्रित किया है, ठीक है। तो आप सोचिए कि चावल के दाने पर इन्होंने उस खेल को पूरा चित्रित कर दिया था, और साथ ही साथ जो दर्शक थे उनको भी दिखाया था उसमें, ठीक है। तो पोलो खेल को चित्रित किया था, पोलो खेल को चावल के दाने पर चित्रित, किस पर, चावल के दाने पर चित्रित किया था, चावल के दाने पर चित्रित किया था, ठीक है। और ये चित्रित किसने किया था, तो ये चित्रित किया था मीर सैयद अली, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी ने, अब्दुल समद सिराजी ने, ठीक है, अब्दुल समद सिराजी ने। तो ये हो गए अब इनके चित्रकला से संबंधित जो बातें इंपॉर्टेंट थी या जो आपके एग्जाम में पूछी जाती वो सब मैंने आपको करा दी, ठीक है। अब देखेंगे इनका साहित्य से संबंधित, क्योंकि हुमायूं ऐसे कलाकार थे जिनका कला प्रेम अगर आप जानेंगे तो ये साहित्य में भी इनका था, इनका ज्योतिष में भी रुझान था, स्थापत्य कला से भी संबंधित बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई और चित्रकला में इनका बहुत रुझान था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इनके बारे में आगे। अब देखेंगे इनका साहित्य से संबंधित सारा, ठीक है। तो साहित्य में अगर बात करें, साहित्य, तो साहित्य में इन्हें किसका, इन्हें तुर्की भाषा का, फारसी भाषा का और हिंदी भाषा का जानकार माना जाता है, और हिंदी भाषा का जानकार माना जाता है, ठीक है। और देखेंगे
नेक्स्ट है इनकी जो बहन थी, कौन, गुलबदन बेगम, यानी हुमायूंनामा की अगर हम बात करेंगे तो हुमायूंनामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। हुमायूंनामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है। जो इनकी कौन थी, बहन थी। और इन्होंने किसके कहने पर लिखा था, तो अकबर के कहने पर इन्होंने लिखा था। और ये किस भाषा में है, अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो ये फारसी भाषा में है, ठीक है, फारसी भाषा में है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया साहित्य से संबंधित। और ऐसा कहा जाता है कि जब हुमायूं कहाँ जाते थे, युद्ध में जाते थे, तो वह अपने साथ जो सचित्र पोथियाँ होती हैं और पुस्तकालय अपने साथ लेकर जाते थे। यानी हुमायूं को पढ़ने का बहुत शौक था, वह अपने साथ युद्ध में भी क्या रखते थे, साहित्य रखते थे, ताकि वह उसे पढ़ सकें, ठीक है। और जब हुमायूं जब दोबारा भारत लौटे थे, यानी जब ये दोबारा शासन इनका स्टार्ट होता है 1555 से, तब इन्होंने दिल्ली में किसके पुराने किले में शेर मंडल में शाही पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो ये हो गया इनका पुस्तकालय की बात। तो नेक्स्ट लिख लेंगे कि ये युद्ध में भी सचित्र पोथियाँ क्या लेके जाते थे, सचित्र पोथियाँ, और क्या लेके जाते थे, पुस्तकालय लेकर जाते थे। सचित्र पोथियाँ तथा पुस्तकालय युद्ध में भी लेकर जाते थे, कौन, हुमायूं, ठीक है। यानी इन्हें इतना पढ़ने का शौक था, ठीक है। कहाँ पर, युद्ध में लेकर जाते थे, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने कहाँ पर, दिल्ली में पुराने किले में, ठीक है, दिल्ली के पुराने किले में किसका निर्माण करवाया था, शेर मंडल पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, ठीक है। शेर मंडल में शाही पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। तो इसको भी लिख लेंगे कि दिल्ली के पुराने किले में किसकी, दिल्ली के पुराने किले में के शेर मंडल में किसकी स्थापना कराई थी, शाही पुस्तकालय की स्थापना कराई थी, ठीक है। किसकी, शाही पुस्तकालय की, शाही पुस्तकालय की स्थापना कराई, ठीक है। तो ये हो गया इनका साहित्य से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे ज्योतिष से संबंधित, ठीक है। तो ज्योतिष में इनकी बहुत रुचि थी। अब हम देखेंगे कैसे। तो ज्योतिष की अगर बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनके ज्योतिष की प्रशंसा किसने की है, तो इनके ज्योतिष की प्रशंसा की है अब्बास खां शेरवानी ने। इनके ज्योतिष की प्रशंसा किसने की है, अब्बास खां शेरवानी ने। ज्योतिष की प्रशंसा किसने की है, अब्बास खां शेरवानी ने। अब्बास खां शेरवानी ने, ठीक है। चलिए अब इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो हुमायूं को ऐसा कहा जाता है कि ये ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। और अब मैंने अभी आपको बताया कि इनकी प्रशंसा किसने की थी, अब्बास खान शेरवानी ने की थी, ठीक है। और हुमायूं जो अपने साथ पुस्तकालय रखते थे, जैसा कहा जाता है कि युद्ध में अपने साथ पुस्तकें ले जाते थे, तो उसमें भी क्या होती थी, ज्योतिष से संबंधित पुस्तकें होती थी, ठीक है। और जो हुमायूं थे वह ज्योतिष के अनुसार जो था, हुमायूं 7 दिन में 7 प्रकार के कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो ऐसा था उनके साथ, ठीक है। यानी हफ्ते के 7 दिन ये अलग अलग रंग के कपड़े पहना करते थे, ठीक है। ये ऐसा किस लिए करते थे, क्योंकि इनका ज्योतिष में ज़्यादा विश्वास था, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे इनकी स्थापत्य कलाओं के बारे में। तो स्थापत्य कला देखेंगे। स्थापत्य कला, तो दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना कराई थी इन्होंने। कहाँ पर, दिल्ली में किसकी, दीन ए पनाह नगर की स्थापना, दीन ए पनाह नगर, ठीक है। दीन ए पनाह नगर की स्थापना कराई थी इन्होंने दिल्ली में, किसने, हुमायूं ने, ठीक है। ये हो गई पहली चीज़। दूसरा मैंने अभी आपको बताया शेर मंडल पुस्तकालय का निर्माण, ठीक है। तो शेर मंडल पुस्तकालय ये भी क्या है, इनके स्थापत्य कलाओं में आता है।
शेरमंडल पुस्तकालय, ठीक है, इतना। और क्या क्या कराया था, तो हुमायूं का जो मकबरा है, ठीक है, अगर हम इनके मकबरे की बात करें तो इन्होंने तो नहीं बनवाया था, लेकिन इनकी जो पत्नी थी हाजी बेगम, उन्होंने बनवाया था। और कब बनवाया था, तो ये मकबरा बनवाया गया था अकबर के काल में, ठीक है। और कहाँ पर बना था, तो दिल्ली में बना था। तो अब इसके बारे में जो डिटेल हम पढ़ेंगे, इनके मकबरे के बारे में हम अकबर के समय में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, और मैंने अभी बताया कि हमजा नामा जो था इनका, उसका निर्माण किसने शुरू कराया था, तो हुमायूं ने शुरू करवाया था। यानी हुमायूं के काल में हमजा नामा का निर्माण शुरू हुआ था। और इसका निर्माण कब पूरा हुआ था, अकबर के शासन में, ठीक है। तो इसको भी हम कहाँ पर पढ़ेंगे, अकबर को जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मुगल कला का उद्गम ग्रंथ किसे माना जाता है, तो वह हमजा नामा है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर देंगे कि मुगल कला का उद्गम ग्रंथ किसे माना जाता है, ठीक है। तो मुगल कला का उद्गम ग्रंथ मुगल कला का उद्गम ग्रंथ किसे माना जाता है, हमजा नामा को माना जाता है। हमजा नामा, जिसका निर्माण हुमायूं के टाइम पे होना शुरू हुआ था, मगर इसका पूर्ण कब हुआ, अकबर के शासन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हुमायूं और अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे प्राप्त करी थी, तो जब ये दोनों चित्रकार मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी इनके दरबार में आ गए थे, तो इन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त करी थी, अब्दुल समद सिराजी से शिक्षा प्राप्त करी थी। तो ये पॉइंट लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हुमायूं और अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, अब्दुल समद सिराजी से प्राप्त की थी। अब्दुल समद सिराजी से प्राप्त की थी, ठीक है। अब्दुल समद सिराजी से ली थी, ठीक है, ठीक है। तो अब एक बार इसको देख लेंगे अच्छे से, जो चीज़ें अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हुमायूं अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे प्राप्त की थी, अब्दुल समद सिराजी से प्राप्त की थी, ठीक है। मुगल कला का उद्गम ग्रंथ किसे माना जाता है, हमजा नामा को माना जाता है, ठीक है। दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी, ये आप लर्न कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ज्योतिष की प्रशंसा इनकी किसने की थी, तो अब्बास खां शेरवानी ने की थी। और क्या कहा था कि ये ज्योतिष के अनुसार 7 दिन 7 रंगों के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। दिल्ली के पुराने किले के शेर मंडल में किसकी स्थापना की गई, शाही पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। और हुमायूं ऐसे शासक थे जो सचित्र पोथियां और पुस्तकालय लेकर कहाँ जाते थे, युद्ध में लेकर जाते थे, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसने की है, तो गुलबदन बेगम ने की है, जो इनकी बहन थी। और किस भाषा में की है, तो फारसी भाषा में की है, ठीक है। और ये इन्हें तुर्की, फारसी और हिंदी भाषा का जानकार माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप इनके अच्छे से याद रखेंगे। पोलो खेल को चावल पर किसने चित्रित किया था, तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और हमजा नामा का चित्रण किसने किया था, तो आपके इन दोनों चित्रकारों ने किया था, अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली ने किया था, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि मीर सैयद अली किसके चित्रण में पारंगत थे, तो ग्राम्य चित्रण में, और ये पशु चित्रण में पारंगत थे, अब्दुल समद सिराजी, ठीक है। मुगल शैली में सबसे पहले सुंदर पक्षी का चित्र किसने किया था, तो हुमायूं ने करवाया था। और किसका, सफ़ेद कबूतर या सफ़ेद पाख्ता का, ठीक है। और ये कब कराया था, ईरान जाते समय कराया था इन्होंने, ठीक। 1555 से जुलाई के बीच ये सिर्फ इतना ही शासन कर पाते हैं, यानी 6 माह तक ही शासन कर पाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1555 में हुमायूं किसकी सहायता से दिल्ली पर पुनरुद्धार कर लेते हैं, तो बैराम खां की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट है, इतिहास का लेनपुल क्या कहते हैं, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इनकी मृत्यु किससे हुई थी, तो 1556 में हुई थी, शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, ठीक है। हुमायूं का अर्थ क्या होता है, भाग्यशाली में, इनसे ज़्यादा कोई दुर्भाग्यशाली शासक नहीं था, ठीक है। प्रतिद्वंदी शासक कौन था, तो शेरशाह सूरी, इन्हीं से ही हारे थे। और 1540 में ही कहाँ चले गए थे, सिंध चले गए थे, ठीक है। इनके पिता कौन है, बाबर। माता कौन है, माहम बेगम। बहन गुलबदन बेगम और पत्नी हमीदा बानो बेगम, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है, नासिर उद्दीन मोहम्मद, ठीक है। इनके ये हुमायूं के पुत्र थे, ठीक है। हुमायूं कितने, 4 पुत्र थे, कौन, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है। तो ये हो गए
हुमायूं के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको हुमायूं अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।